अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा था। तो अब हम लोग CH4 के फॉर्मेशन को, CH4 मीथेन, नाम तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो लिख लेना। सब बहुत छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। मीथेन, तो हम लोग अब मीथेन के फॉर्मेशन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मीथेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कब करता है? एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन का ES फॉर एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इसी कार्बन का क्या होता था? 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में 2s वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में जाके अनपेयर्ड होता था। तो 2s में क्या बच गया? 1, और 2p में कितना हो गया? 3। तो ये दिखाया 2s 2p। इसको लिख दो 2p 2p। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यही 4 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? अनपेयर्ड। अब आओ CH4 में कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एटम अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन है। तो यहां हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन मालूम है आपको, 1s1। तो हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड तो है ही। तो ये दिखाया 1s स्फेरिकल शेप, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s में एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने बार आया था? 4 बार। तो 4 बार हाइड्रोजन लिखा, डन। अब क्या होगा? VBT क्या कहता था कि दो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन उनके वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से होता है। तो चलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कीजिए। कार्बन का 2s हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप किया, और ये SS ओवरलैपिंग है। तो ये कैसा ओवरलैपिंग होगा? एक्सियल। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब फिर आइए, ये एक 2px हुआ, 2py हुआ, 2pz हुआ, राइट। तो अब ये 2px 1s का ओवरलैप, तो 2p और 1s sp ओवरलैपिंग, ये भी एक्सियल हुआ। फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर 2py 1s की ओवरलैपिंग, ये भी एक्सियल हुआ, फिर सिग्मा बॉन्ड, और फिर 2pz 1s की ओवरलैपिंग, ये भी एक्सियल हुआ, फिर सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि s और p के बीच जो ओवरलैपिंग होती है वो सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग। तो मतलब CH4 में ये CH4 था, हमको दिख रहा था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनाया? तो वो दिख गया कि एक बार ये 2s 1s के ओवरलैप से बना, बाकी बार 2p 1s ओवरलैप से बना, और 2p में एक बार 2px 1s ओवरलैप से, दूसरी बार 2py 1s ओवरलैप से, और तीसरी बार 2pz 1s ओवरलैप से, राइट। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया मीथेन में। अब देखो लिखा है यहां कि इफ अबव इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, अगर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सही है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से CH4 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, तो अगर ये बात सही है, अबव इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, इसको सच माना जाए, देन द CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय SS ओवरलैपिंग, कहां पे SS ओवरलैपिंग हुआ है? यहां पे, फॉर्म्ड बाय SS ओवरलैपिंग, should be different, DIFFT, different from the CH bond formed by
sp ओवरलैपिंग विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ एंड स्ट्रेंथ। अब आओ इतना समझते हैं। देखो इस चार में से जो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2s और 1s, कार्बन का 2s का हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग से बन रहा है, जबकि बाकी तीन जो CH बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के 2p का हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो अब आओ, कार्बन के 2p में तीन ऑर्बिटल्स हैं, एक px है, एक py है और एक pz है, और 2px, 2py, 2pz ये तीनों साइज, शेप और एनर्जी के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से कैसे हैं? आइडेंटिकल। 2px, 2py, 2pz, तो these three are identical with respect to shape, size and energy, right? तो 2px 1s या 2py 1s या 2pz 1s के ओवरलैप से जो तीन CH बॉन्ड बने, ये तीनों बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे, लेकिन चूंकि हमें मालूम है कि 2s की साइज 2p के साइज के बराबर नहीं है, तो जो CH बॉन्ड 2s 1s के ओवरलैप से बना उसकी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ 2p 1s ओवरलैप से बनने वाले बाकी CH बॉन्ड के लेंथ या स्ट्रेंथ से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। यह कब की बात हम लोग कर रहे हो? जब CH4 के फॉर्मेशन को, मतलब CH4 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पा रहे हैं कि चार CH बॉन्ड में से एक CH बॉन्ड 2s 1s ओवरलैप से बन रहा है, जबकि बाकी के तीन CH बॉन्ड्स 2p 1s ओवरलैप से बन रहे हैं। तो जो 2p 1s ओवरलैप से बन रहे हैं उनका जो लेंथ होगा या स्ट्रेंथ होगा वो तो आइडेंटिकल होगा, लेकिन 2s 1s से बनने वाला जो CH बॉन्ड होगा उसका लेंथ या स्ट्रेंथ 2p 1s से बाकी के बनने वाले तीन CH बॉन्ड के लेंथ या स्ट्रेंथ से आइडेंटिकल नहीं होगा। तो यहां तक आ गए हम लोग। अब आओ, ऑल्सो द बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या कहा? तो ये कहा कि बॉन्ड एंगल, तो देखो बॉन्ड एंगल क्या है, HCH ये बॉन्ड बन रहा, 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 तो यही बॉन्ड एंगल हुआ HCH। तो कहा कि ये जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, अगर हम VBT से CH4 के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो HCH जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि px, py और pz एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो एक बन रहा 2px 1s ओवरलैप से, दूसरा बन रहा 2py 1s ओवरलैप से, तो इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। s ऑर्बिटल का शेप तो स्फेरिकल होता है, तो जो HCH बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड। और p ऑर्बिटल्स जो px, py, pz हैं ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो दो कंक्लूजन होना चाहिए। CH4 को जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन ये कि एक जो CH बॉन्ड 2s 1s ओवरलैप से बन रहा है उसकी लेंथ और स्ट्रेंथ बाकी के तीन CH बॉन्ड जो कि 2p 1s ओवरलैप से बन रहे थे से अलग लेंथ और स्ट्रेंथ के होंगे। वो 2p 1s वाले जो तीन थे उन तीनों CH बॉन्ड की लेंथ और स्ट्रेंथ समान होगी, लेकिन 2s 1s ओवरलैप से जो CH बॉन्ड बना उसकी लेंथ और स्ट्रेंथ
उनसे डिफरेंट होगी। तो ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन कि HCH के बीच जो एंगल होना चाहिए वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। और ये कंक्लूजन किस बेसिस पे निकाला गया, ये मानते हुए कि CH4 का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हो रहा, BBT के बेसिस पे। अब आओ आगे लिखा, हाउएवर एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, जब CH4 मॉलिक्यूल को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो क्या पाया गया, दैट ऑल 4 CH bonds are identical in length and bond angle is of 109 डिग्री 28 मिनट। तो जब CH4 को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि सभी 4 CH बॉन्ड की जो लंबाई है वो कैसी है बच्चों, समान है। जबकि BBT के हिसाब से होना यह चाहिए था कि एक CH बॉन्ड जो 2s1s ओवरलैप से बन रहा था उसकी लेंथ या स्ट्रेंथ बाकी के 3 CH बॉन्ड जो 2p और 1s के ओवरलैप से बन रहे थे उनसे अलग होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि चारों CH बॉन्ड की लंबाई सेम है। दूसरी बात यह पाई गई एंड बॉन्ड एंगल इज ऑफ 109 डिग्री 109 डिग्री 28, ऊपर डैश है मिनट के लिए, तो 109 डिग्री 28 मिनट। और पाया गया कि जो SCH बॉन्ड एंगल है वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट बोला गया, उसी को लिखा जा सकता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो अब जो VBT हमें बता रहा था, और तो वो गेस्ट क्या बोले कि उनके घर की परंपरा थी कि उन लोगों को जो भी कलर पोरेगा, जो भी रंग पोरेगा वो एक ही कलर का होना चाहिए। और इन बच्चों के घर के परंपरा क्या थी, एक लोटा घर, एक लोटा कलर, एक लोटा रंग हर गेस्ट को पोरा जाएगा। बट इनके पास अब चारों लोटा में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे। अब ये चारों थोड़ा प्रेशर में आ गए, दबाव महसूस करने लगे। तब इन लोगों ने आपस में बात किया कि देखो ये 4 डिफरेंट कलर्स हैं, 4 लोटा तो हैं, एक एक लोटा सभी के पास, चारों के पास, तो 4 लोटा हुआ। लेकिन इन लोगों ने कहा कि गेस्ट ने कहा कि हमें एक ही कलर का रंग पोरना होगा, और एक एक लोटा पोरने की इनके घर की परंपरा थी। तो इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन ढूंढा, कैसा करते हैं, ये चारों जो डिफरेंट कलर्स एक एक लोटा हैं इसको एक बाल्टी में मिक्स कर देते हैं। जब एक बाल्टी में मिक्स कर देंगे तो कितना मिक्स किए थे, 4 लोटा, तो मिक्स होने के बाद भी वो कितना रहेगा, अमाउंट तो वही रहेगा, 4 ही लोटा रहेगा। लेकिन पहले से जो 4 डिफरेंट कलर्स थे वो अब सेम कलर का 4 लोटा रंग प्रिपेयर हो गया, वो सेम कलर का होगा, और उनका कलर पहले वाले कलर से डिफरेंट कलर होगा, मतलब रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक से अलग कलर होगा। तो बच्चों ने वही किया कि वो चारों डिफरेंट कलर को एक बाल्टी में मिला दिया, और फिर उनका 4 लोटा सेम कलर का न्यू कलर प्रिपेयर हो गया, उनको पोर दिए, सॉल्यूशन निकल गया। कार्बन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, यही कहानी है कि कार्बन को क्या चाहिए, अगर चारों CH बॉन्ड की लेंथ और स्ट्रेंथ आइडेंटिकल होनी है तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज करे दैट मस्ट बी आइडेंटिकल विथ रेस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड एनर्जी। और उसके लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा, कार्बन के पास जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स थे
अगर कार्बन उसे मिक्स कर दे तो मिक्सिंग के बाद इसे 4 सेम शेप, साइज और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। मतलब जितने ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा कार्बन, मिक्सिंग के बाद भी जितने लोटा रंग को उन्होंने मिक्स किया था उतना ही लोटा रंग उन्हें फिर बाद में मिला था मिक्सिंग के बाद। तो कार्बन भी ऐसा करे कि अपने एक 2s और 3 2p को मिक्स कर दे, तो मिक्सिंग के बाद एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कार्बन को मिलेगा और उसकी संख्या, चूंकि कार्बन मिक्स कितना किया था 4 ऑर्बिटल्स को, तो मिक्स करने के बाद भी कार्बन को कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 4 मिलेंगे। लेकिन ये 4 पहले वाले मतलब 2s और 2p के रेस्पेक्ट में बिल्कुल न्यू होंगे। तो इसी मिक्सिंग प्रोसेस से कार्बन 4 न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना सकता है जो आइडेंटिकल होंगे विथ रेस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड एनर्जी। और इसी मिक्सिंग प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन को यहां पे एक्सप्लेन किया, बस डिफाइन करने की बात रही। तो डिफिनेशन आ गया कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, जनरली किसका? सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने का प्रोसेस टू गेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल विथ रेस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड एनर्जी। तो जनरली किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे थे उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल to get new set of orbitals is called hybridization, and those new orbitals formed are called hybrid orbitals, right? अब इसी बात को आगे लिख लेंगे लंबा। और जो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन आया वो दोनों अलग अलग आ रहा, तो किसको सच माना जाएगा? एक्सपेरिमेंटल वाले को। तो पता चला कि VBT से CH4 के फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर VBT से एक्सप्लेन कर रहे हैं तब जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पे जो रिजल्ट मिल रहा वो उससे डिफरेंट मिल रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि VBT करेक्टली CH4 के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तब लिखा नीचे, हेंस देयर अराइज द नीड ऑफ ए न्यू कंसेप्ट कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए एक नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ी जिसका नाम क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम लोग उस नए कंसेप्ट को, VBT जाने, VBT से हमने ये सीखा कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, उनके वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से होता है। अब CH4 के फॉर्मेशन को जब हम एक्सप्लेन किए VBT से, और CH4 के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन आया वो डिफरेंट था। तो इस बेसिस पे हमें समझ में आया कि वी नीड टू हैव ए न्यू कंसेप्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये बता रहा है कि इन चारों CH बॉन्ड की जो लंबाई है वो समान है, जबकि VBT को अगर सच मान के हम ये काम कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप करा रहे हैं, तो 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की ओवरलैप हो रही है। एक बार 2s 1s की हो रही है, एक बार 2p 1s की हो रही है। तो ये लंबाई सेम हो नहीं सकती। अब एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन आया वही सही है, मीन्स ये कि चारों CH बॉन्ड की लंबाई सेम है।
तो अब तुम सोचो कि क्या ऐसा करना होगा जिससे CH4 में चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई सेम हो जाएगी। आओ सोचते हैं साथ में। देखो, CH बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन द्वारा जो ऑर्बिटल यूज हो रहा वो तो हर बार 1s ही हो रहा। ये चारों के चारों हाइड्रोजन सेम ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, 1s ऑर्बिटल, जो कि शेप, साइज, एनर्जी में आइडेंटिकल होगा। तो ये जो बॉन्ड समान होने की बात है वो हाइड्रोजन के साइड से तो समान है, क्योंकि हाइड्रोजन हर बार बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना 1s ऑर्बिटल ही यूज कर रहा है, राइट। कार्बन के साइड से दिक्कत है, कार्बन दो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है। एक यूज कर रहा 2s, दूसरा यूज कर रहा 2p। हाँ, 2p में 3 है अलग अलग, लेकिन वो शेप, साइज और एनर्जी के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, 2px, 2py और 2pz, राइट। अब अगर ऐसा होता कि कार्बन द्वारा भी जो 4 ऑर्बिटल्स मीथेन के फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं वो अगर एनी हाउ आइडेंटिकल हो जाते विथ रेस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड एनर्जी, एनी हाउ हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कार्बन जो 4 ऑर्बिटल इन 4 CH बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहा वो एनी हाउ शेप, साइज और एनर्जी में आइडेंटिकल हो जाए, तब ये जो चारों CH बॉन्ड बन रहा है इसकी लेंथ कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। स्ट्रेंथ, जब लेंथ सेम हो जाएगी तो स्ट्रेंथ भी सेम हो जाएगी। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन आया था वो मीट हो जाएगा। तो अब हमारी समस्या ये है कि कार्बन कैसे 4 आइडेंटिकल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स CH4 के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेगा, राइट। अब आओ एक छोटी सी स्टोरी सुनो। सपोज करो एक बच्चा है, उसके घर में जो भी विजिटर्स आते हैं उसके लिए एक उसके घर का परंपरा है, ट्रेडिशन, कि जो भी घर में आएगा उसको 1 लोटा रंग पोरा जाएगा। लोटा समझते हो? लोटा, तो 1 लोटा रंग पोरा जाएगा। इत्तेफाक से एक दिन उसके घर में 4 विजिटर्स आए। कुछ काम रहा होगा, कुछ बातचीत करने के लिए आए होंगे। चारों लोग इजाजत लेके जिनसे बातचीत करना था उनके साथ बैठे, बातचीत खत्म हुई। जो भी और जो ट्रेडिशन होती है कि किसी के घर में कोई आता है तो उसे नाश्ता पानी कराया जाता है, वो सब उनको भी कराया गया। अब वो जाने के लिए रेडी हुए तो उस घर के 4 बच्चे जो ट्रेडिशन था उसको फॉलो करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उस ट्रेडिशन को रेडी हो रहे थे। सबने जल्दी जल्दी से, जैसे ही सुना कि अब ये चारों गेस्ट जो आए थे वो जाने वाले हैं, तो सबने जल्दी जल्दी से कलर खोजा तो पाया कि जो कलर था वो एक एक लोटा था। एक लोटा मान लो कि ब्लैक कलर था, एक लोटा येलो कलर था, एक लोटा ग्रीन कलर था, एक लोटा रेड कलर था। तो 4 डिफरेंट कलर्स उनके घर में थे, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, चारों एक एक लोटा ही था। चारों लोटा में घोर लिए, चारों उसको मिला लिए कलर को पानी में और मिक्स करके रेडी करके लोटा लेके अपने गेट पे आ गए, जहां से उनके यहाँ आए हुए गेस्ट निकलने वाले थे। अब वो जैसे ही आए, बच्चों ने अपना हाथ पीछे किए हुआ था, लोटा को ऐसे पकड़े हुए था। वो जैसे ही आगे आए, बच्चों ने लोटा पीछे से आगे निकाला। और गेस्ट ने कहा कि रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? तो कहा कि साहब हमारे घर की परंपरा है कि जो भी विजिटर्स आएंगे उनको जाते समय 1 लोटा रंग पोरा जाएगा। एक देखिए, ये हमारे घर की परंपरा तो नहीं है। तो नहीं साहब, अभी तो आप मेरे घर आए हैं, ये मेरे घर की परंपरा है। तो उन लोगों ने थोड़ा राय विमर्श किया और कहा कि क्या ये परंपरा आप छोड़ नहीं सकते? तो बच्चों ने कहा कि साहब कैसे छोड़ दें, ये परंपरा बरसों से चली आ रही है, हम लोग काफी बच्चे से इस काम को करते चले आ रहे हैं, तो अब आपके लिए छोड़ देंगे तो ये उचित नहीं होगा हमारे घर के लिए।
तो कहा कि ठीक है, जब आप लोगों की परंपरा ही है तो आप लोग कीजिए ऐसा, लेकिन हमारे घर के भी परंपरा है कि हम चारों को जो भी रंग पोरेगा वो एक ही कलर का होना चाहिए, चारों पे एक ही कलर का रंग पोरा जाना चाहिए। इनके घर की परंपरा थी कि एक लोटा रंग पोरना है। तो आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपके हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉरी इसके क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो पहले डिफाइन किया, डिफिनीशन को अभी आपको एक्सप्लेन किया था, उसी को लिख दिया है। इंटरमिक्सिंग मीन्स आपस में मिलाना, किसको? ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटी डॉट एटॉमिक, बार बार याद दिला रहे हैं, ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाना, किसका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जनरली ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाना। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एस पी, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए। बिफोर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से पहले। किस लिए मिलाना? टू प्रोड्यूस न्यू आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मिला करके प्रोड्यूस किया जाएगा, बनाया जाएगा न्यू आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। स्पेशली फॉर बॉन्डिंग पर्पस, जो कि मुख्य रूप से किस लिए बनाए जाएंगे? बॉन्डिंग के पर्पस के लिए। इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो बातें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी सारी, अब यहां पे डेफिनेशन को लिख दिया। इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरली ऑफ द सेंट्रल एटम, मतलब सामान्य तौर पे सेंट्रल एटम के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलाते हैं। बिफोर बॉन्डिंग, किस लिए? टू प्रोड्यूस न्यू आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। न्यू आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेशली फॉर बॉन्डिंग पर्पस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो आप अगर इतना पूरा सेम टू सेम नहीं याद कर पाते तो ऐसे ही याद रखो कि हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे या तुम्हें खुद समझने के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। किस लिए? टू प्रोड्यूस न्यू set of identical orbitals called hybrid orbitals is called hybridization, right? अब हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है, एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट लिखा, इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये कैसा है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। सेकंड लिखा, only those orbitals can take part in hybridization, मतलब जिन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं वो कैसे ऑर्बिटल्स होंगे उसके बारे में बतलाया जा रहा। तो कहा कि only those orbitals can take part in hybridization which have comparable energy, means जिनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। तो सिर्फ ऐसे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग किया जाएगा जिनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। सो द ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहा कि इसीलिए जनरली सेंट्रल एटम के जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं दे मस्ट हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप परिचित हो। और मैक्सिमम में डिफरेंस, DIFF डॉट डिफरेंस, सुन लिए, ऑफ यूनिटी, या तो वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले हों या ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डिफरेंस 1 का हो, 1 का हो। जैसे लिखा है 4s और 3d, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो या तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया जाएगा, नहीं तो ऐसे को भी समटाइम्स मिक्स किया जाएगा
जिनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिफरेंस 1 का हो, जैसे 4s और 3d। तो कहने का मतलब यह था, मोटे तौर पे आप ऐसे याद कर लो कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में कंपैरेबल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाएगा। और इसका मीनिंग ये हुआ कि जनरली सेंट्रल एटम के उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो या ज्यादा से ज्यादा एक का डिफरेंस हो। अब आइए थर्ड पॉइंट पे, लिखा द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेटेड। अभी आपको समझाया था कि जैसे 4 लोटा हम लोगों ने डिफरेंट कलर को बाल्टी में मिक्स कर दिया, बकेट में मिक्स कर दिया, तो अब बकेट से निकालेंगे तो मिक्स करने के बाद जो न्यू कलर बना वो भी कितना बना होगा, 4 लोटा ही बनेगा। तो यहां पे लिखा द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब मिक्सिंग के वक्त आपने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया था, मिक्सिंग के बाद आपको उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। तो क्या बोला मैंने, बिल्कुल सेट कर लीजिए, मिक्सिंग के वक्त जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स किया था, मिक्सिंग के बाद उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब आइए फोर्थ पॉइंट में, ऑल थ्री लिखा है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कौन कौन, HF लिखा, समझ गए आप, हाफ फिल्ड। FF लिखा, इसके लिए फुल फिल्ड और वैकेंट। तो यही 3 टाइप के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। चाहे तो किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 ही रह सकता है अपोजिट स्पिन के साथ। तो अगर 2 है तो वो फुल फिल्ड है, अगर 1 है तो हाफ फिल्ड है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा है, वैकेंट, मतलब खाली। तो कहा कि ऑल 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, वैकेंट, कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों तरह के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकते हैं, हाफ फिल्ड भी, फुल फिल्ड भी, वैकेंट भी। ऐसे ज्यादातर, मोर जेनरली ज्यादातर केस में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भाग लेता, लेकिन ऐसा नहीं है कि फुल फिल्ड और वैकेंट वाले भाग लेंगे ही नहीं, ये भी लेंगे, मोस्टली हाफ फील्ड वाले लेते हैं। अब आइए फिफ्थ पॉइंट में, तो फिफ्थ पॉइंट लिखा द हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड विल बी रिप्रेजेंटेड एज। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से, वो इस तरह का होगा। इसमें देखो 2 लोब्स है, ये स्मॉलर लोब हुआ और ये बिगर लोब हुआ। जो बिगर लोब हुआ यही बड़ा वाला लोब पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा उसमें 2 लोब्स होंगे, एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब। जो बड़ा लोब होता है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो 6th पॉइंट को देखते हैं। तो 6 में लिखा द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड फॉर बॉन्डिंग पर्पस। सिंस द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड फॉर बॉन्डिंग पर्पस, सो द बॉन्ड formed by a hybrid orbital is stronger than the bond formed by pure atomic orbital। बस इतना कहा कि चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग पर्पस के लिए प्रिपेयर किया गया, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के यूज से जो बॉन्ड बनेगा वो जनरली स्ट्रॉन्ग होगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। अब आइए 7th पॉइंट को देखिए। लिखा इन जनरल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यहीं पे रुकिए।
तो कहा कि सामान्यतः हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसका दूसरा मतलब हुआ एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। तो इन जनरल सामान्यतः हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज ऐसा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू एक्सियल ओवरलैपिंग। अब आगे वाले पार्ट को पढ़िए, व्हाइल अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहां एक टर्म लिखा गया अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये क्या होता है इसको पहले जान ले। आगे लिखा है फॉर्म पाई बॉन्ड। तो कहा गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हमेशा एक्सियल ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड कैसे बनता वो आपको पता है, लैटरल ओवरलैप से। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स था वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, लैटरल ओवरलैप से। अब आइए ये समझिए कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किसे कहेंगे, तो इसको आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है सेकेंड पीरियड का, सेकेंड पीरियड का एटम है, मीन्स उसके वैलेंस सेल में 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं, राइट। अब 2s तो एक ही है संख्या में, s ऑर्बिटल की संख्या 1 होती, s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता था, लेकिन p सब सेल में तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन, px, py और pz। तो 2s और 2p मिला के 4 हैं, एक 2s और 3 2p। अब मान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, मतलब इंटरमिक्सिंग के दौरान, एक 2s और 3 2p को मिक्स कर दिया गया। 3 2p को मिक्स कर दिया गया मीन्स 2px, 2py और 2pz, तीनों को 2s के साथ मिक्स कर दिया गया। तो जब एक 2s के साथ 2px, 2py, 2pz, मतलब 2s प्लस 2px प्लस 2py, 2pz, ये सारे मिक्स हो गए, तो अब उस एटम के पास वैलेंस सेल में कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं बचा जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान मिक्स नहीं हुआ। तो उसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नहीं। मींस एक s और तीनों p को अगर आपने मिक्स कर दिया तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नहीं, कोई p और एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बचा। लेकिन दूसरे सिचुएशन में आप एक s के साथ 2 p को मिक्स कीजिए, मतलब एक s ले लीजिए 2s प्लस एक 2px ले लीजिए और एक 2py ले लीजिए। तो s के साथ आपने कितने p को मिक्स किया, 2 p को। बाकी एक जो 2pz है आपका, वो तो मिक्सिंग में भाग नहीं लिया। तो वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इंटरमिक्सिंग में भाग नहीं लेता हो, वैसे ऑर्बिटल को कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो आपने इसको अच्छे से सुना कि वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इंटरमिक्सिंग में भाग नहीं लेता हो, ऐसे ऑर्बिटल को क्या बोलोगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग किसका करते हो, जनरली वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स का। तो वैलेंस सेल का वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान मिक्सिंग में भाग नहीं लिया, उसको क्या बोलोगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अभी वाले एग्जांपल को ही फिर रिपीट कर रहा कि 2s के साथ हमने 2px और 2py को मिक्स किया, मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। बाकी एक जो 2pz बचा रहा, उसको क्या बोलोगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर दूसरे केस में ऐसा कहें कि 2s के साथ एक ही 2p को मिक्स किया,
एक ही 2p को मिक्स करने का मतलब 2s के साथ सिर्फ मैंने कह लो 2px को मिक्स किया। तो 2s के साथ अगर सिर्फ 2px को मिक्स किया तो अब हमारा 2py और 2pz ये दोनों कैसा रह गया? अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इनको क्या बोलोगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अब सेट हो गया दिमाग में। वैलेंस शेल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इंटरमिक्स नहीं किए गए हों उनको कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बचे रहेंगे अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान मिक्स नहीं हुए, उनके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेंगे? लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। राइट? तो अब ये पॉइंट आपको पूरा समझ में आ गया। अब एर्थ और लास्ट पॉइंट में आइए। लिखा है द ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will be such that there is minimum repulsion between the hybridized orbitals। समझते हैं इसको? जैसे मान लो कि 2s के साथ 3 2p को मिक्स किया गया। एक 2s था, एक 2px था, एक 2py था, एक 2pz था। इन चारों को मिक्स कर दिया गया। तो आपने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले? 4। तो अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले वो एक ही एटम के थे और वो आपस में एक दूसरे से ऐसे ओरिएंटेड होंगे जिससे उनके बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो। तो इंटरमिक्सिंग करने पे एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करने पे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स किए हो उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक दूसरे से ऐसे ओरिएंटेड रहेगा जिससे उनके बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे हाइब्रिडाइजेशन। राइट? अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर को शॉर्ट में SN अब से लिखा करेंगे। तो आइए लिखें स्टेरिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमें। तो स्टेरिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ attached atoms with central atom plus number of lone pair LP lone pair on central atom। तो इसको आप बॉक्स में भी रख ले सकते हैं। इसको मैं अभी याद करा देता हूं। कहा कि सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर निकालना, SN फॉर स्टेरिक नंबर। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप जो भी मॉलिक्यूल या आयन दिया हुआ है उसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आपको यह दिख जाएगा कि वहां अटैच्ड एटम्स कितने हैं सेंट्रल एटम के साथ। अटैच्ड एटम कहने का मतलब वो एटम्स जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, डायरेक्टली जुड़े हों। तो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़े एटम्स को गिन लीजिए, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए
सेंट्रल एटम से डायरेक्टली लिंक्ड एटम्स को काउंट कर लीजिए और प्लस सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ देने से क्या मिल जाएगा? स्टेरिक नंबर। अब डिफरेंट स्टेरिक नंबर के केस में हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। तो मान लीजिए सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर SNO डॉट लिख देते हैं, या SN ही लिखिए, यहाँ पे SN लिखे हैं, तो SN इक्वल्स टू 2 आया। सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर 2 अगर आया तो इसका मतलब हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन कब? स्टेरिक नंबर 2 आने पे। sp का क्या मतलब हुआ, थोड़ा फिर मैं समझा देता हूं। एक s के साथ एक p मिक्स हुआ है। एक p कहने का मतलब इधर px और py और pz। तो किसी सेल के s ऑर्बिटल के साथ उसी सेल का px और py और pz में से एक मिक्स हुआ, तब उसको कह दिए sp हाइब्रिडाइजेशन। और थोड़ा चर्चा कीजिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो s के साथ एक ही p की मिक्सिंग हुई है, और जब s के साथ एक ही p मिक्स हुआ है तो दो p ऑर्बिटल्स, मान लो कि s के साथ px मिक्स हुआ, तो जो py और pz बच गए इनको कहोगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, राइट। अब नेक्स्ट लिया स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 3। तो स्टेरिक नंबर अगर 3 है तब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। देखो यहां पे कितना आया था? 3। यहां से जोड़ो, एक s हुआ और 2 p हुआ, तो 1 + 2 मिलके कितना हो गया? 3। sp2 कहने का मतलब हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि एक s के साथ 2 p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया गया, मतलब यू कैन से s + px + py। ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन कोई कह सकता था s + px + pz। तीसरा कॉम्बिनेशन कोई कह सकता था s + py + pz। ये जरूरी नहीं कि जो 2 p मिक्स हुआ वो px और py ही हो। बस इतना कि s के साथ कोई 2 p मिक्स हुआ, वो px py भी हो सकता, py pz भी हो सकता, या px pz भी हो सकता। अब और एक बात समझिए कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो s के साथ आपका 2 p मिक्स हो गया। तो 2 p मिक्स होने के बाद मान लो कि px और py s के साथ मिक्स किए, तो pz जो बच गया वो क्या कहलाएगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट। अब आइए स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे कितना था? 4। गिनिए, एक s हुआ, s तो हमेशा s ऑर्बिटल की संख्या 1 होगी, और p कितना मिक्स हुआ है? 3। तो जितना स्टेरिक नंबर है ऑर्बिटल्स की संख्या जोड़ने पे उतनी ही आनी चाहिए। तो 1 + 3 4। और अब आप समझने भी लगे होंगे, तो ये 4 हो गया। अब s के साथ px + py + pz, ये तीनों p मिक्स हो गए s के साथ, तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और यहां कोई भी p अनहाइब्रिडाइज्ड नहीं है। अब नेक्स्ट लीजिए स्टेरिक नंबर इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन जैसे स्टेरिक नंबर यहां 5 था, तो गिनिए, एक s हुआ आपका, 3 p हुआ, तो 1 + 3 4, 1 d हुआ, तो 4 + 1 5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब यहां पे बात आया कि d ऑर्बिटल्स तो खुद 5 थे, d ऑर्बिटल्स आर 5 इन नंबर, तो उन 5 में से कौन सा d, एक ही d मिक्स हुआ है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 5 में से एक ही d ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, तो वो जो d है
वो कौन सा है, तो उसको लिख दे रहे dz²। जो एक डी मिक्स हुआ sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, इसको भी अब से याद रखिएगा, that must be dz², राइट। अब आइए, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 6, दिस implies sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टेरिक नंबर 6 होने पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और जो 2d आया, गिन लीजिए पहले, यहाँ 6 है तो यहाँ भी जोड़ने पे ऑर्बिटल्स की संख्या 6 होनी चाहिए। तो एक s है प्लस 3p है, 1 + 3 4, 2d ऑर्बिटल्स है, तो 4 + 2 6, तो 6 तो हो गए। अब है कि कौन से 2d, तो एक d होगा dx² - y², और दूसरा d होगा dz²। तो एक d dx² - y² एंड सेकेंड d इज dz², राइट। और स्टेरिक नंबर अगर 7 हो गया, दिस implies sp3d3। तो s तो एक ही रहेगा, p3 कहने का मतलब px + py + pz, उसी सेल का। अब d3 मीन्स 5d में से 3d, राइट। अब यहां देखो, गिन लो 7 आया कि नहीं ऑर्बिटल्स की संख्या, तो s1 है, p3 है और d3 है, तो 1 + 3 + 3 7 हो गया। अब यहां कौन सा 3d, तो ये देखो dxy dx² - y² एंड dz², राइट। तो sp3d में जो 3 d ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे वो कौन से, dxy dx² - y² एंड dz²।